हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से यूनिट 5 चैप्टर 17 तुलनात्मक लोक प्रशासन CPA कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज की इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है चैप्टर 17 यूनिट 5 तुलनात्मक तथा विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तुलनात्मक लोक प्रशासन से आज से दो या दो से अधिक प्रशासनिक इकाइयों की संरचना एवं कार्यात्मक की तुलना से है। इसका उद्देश्य लोक प्रशासन की परंपरागत एवं पुरानी अध्ययन प्रणालियों की सीमा से निकालकर उसके क्षेत्र को अधिक व्यापक तथा कल्याणकारी बनाना है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में तुलनात्मक लोक प्रशासन अपेक्षाकृत एक नवीन अवधारणा है। इस अवधारणा के अंतर्गत तुलना का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, जैसे भारत और श्रीलंका में म्युनिसिपल प्रशासन, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रशिक्षण व्यवस्था की तुलना। यह तुलना अंतर्देशीय भी हो सकती है, जैसे राजस्थान एवं पंजाब की म्युनिसिपल प्रशासन की तुलना, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के सचिवालयों की तुलना, राजस्थान और मध्य प्रदेश के स्थानीय शासन की तुलना, यानी एक देश से दूसरे देश की तुलना। तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है, या तो आंतरिक या बाहरी। कौन से दो प्रकार है? आंतरिक और बाहरी, यानी घरेलू और विदेशी। जब दो इकाइयों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो उसे आंतरिक अध्ययन, तथा जब एक इकाई की दो उप इकाइयों के मध्य तुलना अध्ययन किया जाता है तो उसे बाहरी अध्ययन की संज्ञा दी जाती है। लोक प्रशासन में अधिकतम ध्यान आंतरिक अध्ययन पर दिया जाता है, न कि बाहरी अध्ययन पर। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों में कार्यरत विभिन्न राज्यों की सार्वजनिक प्रशासनिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन का अध्ययन क्षितिज व्यापक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक हो इसके लिए सर्वथा उपयुक्त कि विभिन्न समाजों के लोक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ सामान्य निष्कर्ष प्रस्थापित किए जाएं। सामान्यतः इसी तथ्य का ध्यान में रखते हुए निमरोड राफली ने लिखा है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है। क्या है? तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है। किसने कहा है? तो निमरोड राफली ने कहा है। सामान्य अर्थों में तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ विश्व के विभिन्न देशों में कार्यरत सरकारी प्रशासनिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन है। संक्षेप में तुलनात्मक लोक प्रशासन में विभिन्न प्रशासनिक घटक, विभाग, निगम, प्रक्रिया होते हैं। ये प्रशासनिक घटक एक ही संस्कृति और संगठन के भाग अथवा विभिन्न संस्कृतियों या संगठनों के मध्य स्थित हो सकते हैं। तुलना किसी व्यापक सिद्धांत, रूपरेखा या योजना के आधार पर की जाती है तथा तुलनात्मक विश्लेषण का लक्ष्य प्रशासनिक सुधार या वैज्ञानिक सत्य या सिद्धांत की खोज हो सकता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की विशेषताएं। तुलनात्मक लोक प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है? फर्स्ट है, यह लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र हेतु नवीन दृष्टिकोण है। सेकंड पॉइंट है, यह लोक प्रशासन के विभिन्न विषयों के संदर्भ में अध्ययन करने अर्थात अंतर्विषयी अध्ययन पर बल देता है। थर्ड पॉइंट है, लोक प्रशासन को अधिक व्यापक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक बनाने पर ध्यान देता है। फोर्थ पॉइंट है, इसमें परंपरागत सिद्धांतों की अवहेलना करके नवीन सिद्धांतों जैसे सिद्धांत निर्माण, अनुभव पर संबंधी, परिस्थितिय आदि को प्रभावी बनाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, लोक प्रशासन की संरचना में संकर राष्ट्रीय एवं संकर
सांस्कृतिक संदर्भ में ही तुलनात्मक विश्लेषण को सम्मिलित किया जाता है। 6 पॉइंट है, इसमें 2 या 2 से अधिक प्रशासनिक संस्थाओं, क्षेत्रों एवं देशों के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। और 7 पॉइंट है, यह संपूर्ण विश्व को एक समुदाय बनाने हेतु संकल्परत रहता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति। फेरल हैडी ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति को 4 रूपों में विभाजित किया है। फर्स्ट है सुथरी हुई पारस्परिक प्रकृति। सुथरी हुई पारस्परिक प्रकृति, इसमें महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थाओं के प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। साथ ही इसमें विकसित देशों के प्रशासनिक संगठनों एवं संरचनाओं के तुलनात्मक अध्ययन को भी सम्मिलित किया जाता है। सेकंड पॉइंट है विकासमान प्रकृति। इसमें उन समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक एवं आर्थिक विकास में तीव्रता के कारण उत्पन्न हुई है। थर्ड पॉइंट है सामान्य प्रणाली का प्रारूप। इसमें तुलनात्मक लोक प्रशासन में सामाजिक वातावरण के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन शामिल है। फोर्थ पॉइंट है मध्यवर्ती सिद्धांतों का प्रारूप। इसमें किसी प्रशासनिक व्यवस्था की किसी निश्चित प्रक्रिया को लिया जाता है। रिक्स ने वर्ष 1962 में प्रकाशित अपने एक लेख में तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति की 3 प्रवृत्तियां बताई हैं। कौन कौन सी है? फर्स्ट है आदर्शात्मक से अनुभव संबंधी उन्मुखता। आदर्शात्मक अध्ययनों से तात्पर्य है जिसमें प्रशासन तंत्र द्वारा अभिशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने की वांछनीयता पर बल दिया जाता है तथा समस्त विश्लेषण क्या होना चाहिए के आधार पर वाक्य पर केंद्रित होता है। सेकंड पॉइंट है इंडियोग्राफिक से नोमोथेटिक अभिगम की ओर उन्मुखता। इंडियोग्राफिक तथा नोमोथेटिक शब्द रिक्स द्वारा रचित है। इंडियोग्राफिक अध्ययन किसी एक विशेष ऐतिहासिक घटना पर प्रशासनिक समस्या, संस्था, राष्ट्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, एक विशेष जीवनी से संबंधित है। फलतः इन अध्ययनों में प्रशासनिक विश्लेषण की विषय वस्तु एक विशिष्ट इकाई होती है। दूसरी ओर नोमोथेटिक अभिगम ऐसे सामान्यीकरण तथा परिकल्पनाओं से निर्माण का प्रत्ययन करता है जो व्यवहार की नियमितताओं एवं घटकों से सहसंबंधों को प्रतिपादित करके नोमोथेटिक अध्ययन में गहन तुलनात्मक विश्लेषण पर आधारित सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है गैर पारिस्थितिकीय से पारिस्थितिकीय उन्मुखता। रिक्स द्वारा सुझाई गई तीसरी प्रवृत्ति पारिस्थितिकीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित है जिसमें पारंपरिक अध्ययनों से प्रशासनिक संस्थाओं का विश्लेषण उनके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरणों के संदर्भ में कम किया जाता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र। सामान्यतः तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन का क्षेत्र विश्व के समस्त देशों की प्रशासनिक व्यवस्था मानी जाती है। इसके अध्ययन का निम्नलिखित 3 स्तरों पर किया जाता है। जो इसके क्षेत्र का अध्ययन है वो 3 स्तरों पर किया जाता है। कौन से स्तर पे? फर्स्ट है व्यापक स्तर। व्यापक अध्ययन का केंद्र बिंदु संपूर्ण प्रशासनिक प्रणालियों का उनकी पारिस्थितिकी के संदर्भ में तुलना करना है, अर्थात इसके अंतर्गत किसी एक देश की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन दूसरे देश की संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था से किया जाता है। सेकंड पॉइंट है मध्यम स्तर पर। इनमें 2 देशों की प्रशासनिक व्यवस्था में किसी एक बड़े अंग का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत और अमेरिकी की नौकरशाही की तुलना। थर्ड है सूक्ष्म स्तर पर। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जैसे 2 या 2 से अधिक प्रशासनिक संगठनों, भर्ती या प्रशिक्षण प्रणाली के अध्ययन। तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व। तुलनात्मक लोक प्रशासन के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। फर्स्ट है इसने प्रांतवाद और क्षेत्रवाद की संकीर्णताओं को समाप्त करने में सहायता की। सेकंड पॉइंट है
इसने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित किया जो पहले सांस्कृतिक सीमाओं में बंधा था। थर्ड पॉइंट है, इसने विचारधारा निर्माण में पहले से बेहतर वैज्ञानिक दृष्टि को जन्म दिया। फोर्थ पॉइंट है, इसने सामाजिक विश्लेषण के क्षेत्र को विस्तारित करने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया। फिफ्थ पॉइंट है, इसने लोक प्रशासन के विषय को विस्तृत, गहनतर और उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सिक्स पॉइंट है, इसने राजनीतिक और लोक प्रशासन को एक दूसरे के और करीब ला दिया। तुलनात्मक लोक प्रशासन के उदय के कारण। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन का विकास द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल की परिस्थितियों का परिणाम और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के अधिकांश देशों के समक्ष कई समस्याएं उभरकर सामने आई, जिनका निराकरण करने का दायित्व तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह पर सौंपा गया। तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह का रहा, जो कि वर्ष 1960 में री अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आस्पा वर्ष 1939 में स्थापित की एक कमेटी के रूप में स्थापित किया गया था। फ्रेडरिक्स अल्फ्रेड फेरलहैडी, डवाइट वाल्डो, वाल्सा सैमर, मार्टिन लैंडाउ, विलियम साफिन, जॉन मॉन्टगोमरी और कैग से जुड़े महत्वपूर्ण विद्वान शामिल थे। ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है कि जो सीपी था हमारा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कौन कौन से लोग जो थे, विचारक जो थे वो सम्मिलित थे। कैग ने अनेक तुलनात्मक अध्ययन, आपको इस वीडियो में कैग की फुल फॉर्म बतानी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैग की फुल फॉर्म क्या है। कैग ने अनेक तुलनात्मक अध्ययन किए जिससे लोक प्रशासन को एक सर्वाधिक विज्ञान बनाने की दिशा में प्रेरणा मिली। कैग ने तुलनात्मक लोक प्रशासन को लोक प्रशासन की ऐसी विचारधारा के रूप में परिभाषित किया जो भिन्न सांस्कृतिक और राष्ट्रीय परिस्थितियों और तथ्यात्मक सूचनाओं के उस समूह पर लागू होते हैं जिसके द्वारा इसकी जांच और परीक्षण हो सकता है। फ्रेडरिक्स लोक प्रशासन के तुलनात्मक दृष्टिकोण के सबसे बड़े प्रतिपादक माने जाते हैं। उन्हें तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। किसे? फ्रेडरिक्स को। वे एक दशक 1960 से 70 तक कैग के अध्यक्ष थे। उनके बाद रिचर्ड गैबल ने उनकी जगह ली। कैग एवं इन विद्वानों ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास एवं प्रेरणा के महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारक हैं? बौद्धिक कारक, इसका फर्स्ट पॉइंट है पारंपरिक दृष्टिकोण की अपर्याप्तता व उससे असंतोष के कारण तुलनात्मक राजनीति में संशोधनवादी आंदोलन किया गया। सेकंड पॉइंट है पारंपरिक लोक प्रशासन की संस्कृति सीमित प्रवृत्ति है। जो पारंपरिक लोक प्रशासन की संस्कृति है वो क्या है? सीमित प्रवृत्ति की है। थर्ड पॉइंट है लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने हेतु नई अवधारणाओं का उदय किया गया। फिफ्थ पॉइंट है लोक प्रशासन को स्वतंत्र अनुशासन के रूप में विकसित करना। फोर्थ था। फिफ्थ पॉइंट है लोक प्रशासन को विषय वस्तु व व्यवस्थित स्पष्टीकरण। एंड सिक्स पॉइंट है व्यवहारवादी आंदोलन का विकास जिसका मुख्य जोर मूल्यों के स्थान पर तथ्यों पर था। मूल्यों की जगह किस पे जोर दिया गया था? तथ्यों पर। सेकंड पॉइंट है नीतिगत कारक। नीतिगत कारक के फर्स्ट पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्धकालीन परिस्थितियां तथा विभिन्न देशों में लोक प्रशासन के विभिन्न विद्वानों का परिचय करना। सेकंड पॉइंट है प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम जो विकसित व विकासशील दोनों ही प्रकार के राष्ट्रों में आरंभ हुए। थर्ड पॉइंट है विदेशी सहायता कार्यक्रम जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकासशील देशों को सहायता पहुंचाने हेतु चलाए गए। फोर्थ पॉइंट है प्रशासनिक सुधार हेतु विभिन्न देशों की पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता।
तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास। फर्स्ट पॉइंट है कैसे विकास हो। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को आगे बढ़ाने का पहला व्यवस्थित प्रयास वर्ष 1952 में किया गया था, जबकि अमेरिका स्थित पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरिंग हाउस ने तुलनात्मक लोक प्रशासन पर प्रिंसटन में एक सम्मेलन आयोजित किया। सेकंड पॉइंट है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने तुलनात्मक लोक प्रशासन पर वर्ष 1953 में एक तथार्थ उप समिति बनाई। थर्ड पॉइंट है तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह अपने कार्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय है। इसने एशिया, अमेरिका और यूरोप में तुलनात्मक लोक प्रशासन संबंधी अनुसंधानों को प्रोत्साहित किया। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रयोजन। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित प्रयोजन कहे जा सकते हैं। फर्स्ट है किसी विशिष्ट प्रशासनिक प्रणाली अथवा प्रणाली समूहों की विशिष्टताओं का अध्ययन करना। सेकंड पॉइंट है आदर्शात्मक से अनुभववादी अध्ययन की ओर उन्मुख, अर्थात क्या होना चाहिए से क्या है की ओर बढ़ना। थर्ड पॉइंट है प्रशासनिक व्यवहार में संकर संस्कृति और संकर राष्ट्रीय भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी घटकों की व्याख्या करना। फोर्थ पॉइंट है किसी विशिष्ट पारिस्थितिक विन्यास में विशिष्ट प्रशासनिक रूपों की सफलताओं एवं असफलताओं के कारणों की जांच पड़ताल करना। और फिफ्थ पॉइंट है प्रशासनिक सुधारों की कार्यनीति को समझना। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन हेतु उपागम तथा विधियां। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तुलनात्मक प्रशासनिक विश्लेषण के क्षेत्र में बहुत से उपागमों का उदय हुआ, जिसमें फर्स्ट नौकरशाही उपागम। कौन से उपागम का हुआ? नौकरशाही उपागम। नौकरशाही उपागम के प्रतिपादक मैक्स वेबर हैं। उनके नौकरशाही प्रारूप के आधार पर अनेक तुलनात्मक अध्ययन किए गए। इस क्षेत्र के उल्लेखनीय विद्वान में माइकल क्रेजियर, रॉयल्ड, मोरोवर्जर प्रमुख हैं। किसमें? नौकरशाही में, ब्यूरोक्रेटिक्स में। सेकंड पॉइंट है व्यवहारवादी उपागम। यह उपागम प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मानव व्यवहार के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें तथ्य एवं आंकड़े एकत्र करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति पर बल दिया जाता है। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के व्यवहारवादी अध्ययन पर जोर दिया था। थर्ड पॉइंट है व्यवस्था उपागम व्यवस्था। उपागम प्रशासनिक व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था मानता है। यह प्रशासनिक व्यवस्था के विभिन्न भागों, भूमिकाओं, व्यक्तियों पर दृष्टिपात करता है और उन भागों के बीच परस्पर संबंधों का परीक्षण करता है। चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन का अध्ययन व्यवस्थावादी उपागम से करने का प्रयास किया। फोर्थ पॉइंट है विकासवादी उपागम। तुलनात्मक लोक प्रशासन में आजकल ये काफ़ी लोकप्रिय उपागम है। यह विकास प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह उपागम प्रशासनिक व्यवस्था को विकास और गतिशील के परिप्रेक्ष्य में देखता है, जिसका बल लक्ष्य उन्मुखता और परिवर्तनशीलता की ओर। तुलनात्मक लोक प्रशासन के सिद्धांत का प्रतिमान फ्रेडरिक मॉन्टगोमरी तथा फेरल हैडी का योगदान है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। लोक प्रशासन सहित अधिकांश सामाजिक विज्ञानों में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम बहुतया में प्रयोग होता है। इस उपागम की व्यवस्था विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायक यह उपागम सामाजिक संरचना तथा उसके कार्यों पर बल प्रदान करता है। टॉलकॉट पार्सन्स, रॉबर्ट मर्टन, मैरियन लेवी, गैब्रियल ऑलमंड, डेविड एब्स्टर और रिक्स आदि विद्वानों ने इस उपागम का उपयोग किया। पर्यावरणीय उपागम। पारिस्थितिकीय जीव विज्ञान से लिया गया शब्द
यह जीवों और उनके पर्यावरण के परस्पर संबंधों के विज्ञान से संबंध रखता है। इसमें यह जानने का प्रयास रहता है कि जीवों को उनके भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में कैसा संबंध रहता है। फ्रेडरिक्स प्रशासनिक प्रक्रिया को एक व्यवस्था मानते हैं जिनका अपना परिवेश होता है, जिसमें यह कार्य करता है और जिसके साथ यह परस्पर क्रिया करता है। यह उस सिद्धांत का स्वाभाविक निष्कर्ष है जो विशालकाय समाज को एक व्यवस्था समझता है, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था एवं उप व्यवस्था, रिक्स की प्राथमिकता रुचि एवं और प्रशासनिक उप व्यवस्था की और दूसरी और समाज की प्रशासनिक, आर्थिक, संस्कृति और सामाजिक उप व्यवस्था के बीच परस्पर अंतःक्रिया का विश्लेषण करने में थी। उसने थाईलैंड एवं फिलिप्स के अपने अध्ययन के आधार पर उदाहरण से यह इंगित किया कि पर्यावरण परिस्थितियाँ किस प्रकार से प्रशासन को प्रभावित करती है। रिक्स ने परिवेशीय घटकों का उल्लेख करते हुए बतलाया कि आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी, राजनीति और संचार के घटक प्रशासन के साथ अंतःक्रिया करते हुए उसे प्रभावित करते हैं। संस्थानिक उपागम। तुलनात्मक लोक प्रशासन के परंपरागत दृष्टिकोण एवं उपागमों में संस्थागत दृष्टिकोण बहुत पुराना है। इसका संबंध प्रशासन की औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से है। उदाहरणार्थ, संस्थानिक दृष्टिकोण के विषयों में विभिन्न विभाग, सार्वजनिक निगम, विभिन्न आयोग, नियुक्तिकर्ता, अभिकरण, स्थानीय एवं क्षेत्रीय प्रशासन, प्रशासनिक प्रक्रियाओं आदि सम्मिलित हैं। विभिन्न संस्थाओं में अनेक बातें सामान्य होती है, अतः उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और संस्थानिक दृष्टिकोण एवं परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन विधि बन जाता है। लोक प्रशासन तथा उसका पर्यावरण। तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास में इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिक्स का उल्लेखनीय योगदान माना जाता है। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था और उनके वातावरण के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया में अवधारणाओं एवं सिद्धांतों की खोज की। तुलनात्मक लोक प्रशासन पर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। विषय के सिद्धांत और व्यवहारिक विवेचन के लिए इन्होंने नए मॉडल प्रस्तुत किए। प्रोफेसर रिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रचलित मॉडलों की आलोचना करते हुए अपर्याप्त करार दिया। उनका विचार था कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही को आदर्श मॉडल बतलाया है और एक स्वायत्त प्रशासन व्यवस्था की कल्पना की है, अतः यह विकासशील समाजों के अध्ययन के लिए न्याय संगत नहीं है। प्रोफेसर रिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन संबंधी अपनी अध्ययन प्रणालियों में अंतर्विषयी, अंतर्राष्ट्रीय व संघराष्ट्रीय दृष्टिकोण का सहारा लेकर तत्कालीन परिस्थितियों के मद्देनजर प्रशासनिक मुद्दों का जीवंत अध्ययन किया। तुलनात्मक लोक प्रशासन की अनुभविक, सामान्यपरक तथा पारिस्थितिकीय अध्ययन प्रवृत्तियों पर जोर देते हुए रिक्स ने अध्ययन के दो महत्वपूर्ण उपागम बताए हैं। उपागम दिए हैं कौन से? कृषि का औद्योगिक का प्रतिमान। रिक्स द्वारा विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के विश्लेषण के लिए कतिपय प्रतिमान विकसित किए गए। रिक्स ने वर्ष 1956 में कृषि का यानी अग्ररिया तथा औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल प्रतिमान निर्मित किया है। रिक्स के अनुसार कुछ समाज कृषि आधारित तो कुछ उद्योग आधारित होते हैं। कृषि का औद्योगिक संरचना। कृषि का समाज में क्या है? क्षेत्रता या विशिष्टता, आरोपित या मिले हुए मूल्य, फैले हुए प्रतिमान, सीमित सामाजिक एवं क्षेत्रीय गतिशीलता, स्थिर एवं सरल व्यावसायिक विभेद, विभिन्न स्तरों या स्तर का अस्तित्व। औद्योगिक समाज में क्या है? सार्वभौमिकता, अर्जित या उपलब्ध प्रधान मानक, विशेषीकरण, उच्च सामाजिक एवं क्षेत्रीय गतिशीलता, पूर्ण विकसित व्यावसायिक प्रतिमान है, समतावादी वर्ग व्यवस्था की उपस्थिति शामिल है। किसमें? औद्योगिक समाज में। रिक्स के अनुसार एक बिंदु विशेष पर सभी समाज कृषिका से औद्योगिका के रूप में रूपांतरित होते हैं। बहुत से विद्वानों ने
इस पर आपत्ति उठाई कि कोई भी समाज पूर्णतः कृषि का या पूर्णतः औद्योगिक का होता है। विद्वानों के अनुसार सभी कृषि का समाज न्यूनाधिक गति से औद्योगिक की ओर बढ़ रहे हैं तथा वहीं औद्योगिक समाजों में भी कृषि का समाज के लक्षण अनिवार्य रूप से विद्यमान अर्थात व्याप्त हैं। कुछ समाज मिश्रित की स्थिति के भी हैं। अतः रिक्स द्वारा वर्ष 1957 में संक्रमणकालीन नामक साम्य व्यवस्था का प्रतिमान प्रस्तुत किया गया। संक्रमणकालीन समाजों के रूप में उन्हें स्वीकारा गया जो कृषिका से औद्योगिका की ओर रूपांतरित हो रहे हैं। अतः इसमें कृषिका तथा औद्योगिका दोनों प्रकार के समाजों के लक्षण समाहित माने गए हैं। कृषिका औद्योगिका प्रतिमान की सीमाएं। फर्स्ट पॉइंट है, यह प्रतिमान बदलते हुए तथा रूपांतरित होते समाजों के अध्ययन में सहायता नहीं करते। सेकंड पॉइंट है, यह प्रतिमान में कृषिका से औद्योगिका की ओर गति को एक दिशात्मक मान लिया जाता है। थर्ड पॉइंट है, यह प्रतिमान मूल प्रशासनिक व्यवस्था के विश्लेषण पर बहुत कम बल प्रदान करता है जबकि प्रशासनिक व्यवस्था की पारिस्थितिकी पर अधिक जोर देता है। फोर्थ पॉइंट है, यह प्रतिमान मिश्रित समाजों के विश्लेषण के लिए पर्याप्त मापदंड प्रस्तुत नहीं करता क्योंकि आधुनिक एवं औद्योगिक समाजों में भी सदैव कुछ कृषिकीय गुण आवश्यक रहते हैं। कृषि का औद्योगिक समाज प्रतिमान की अव्यावहारिकता को देखते हुए रिक्स ने एक नया प्रतिमान प्रस्तुत किया जो संयोजित समपार्श्वीय विवर्तित प्रतिमान कहलाता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के उद्देश्य। रिक्स के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन के उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट है, यह एक विशिष्ट व्यवस्था या व्यवस्थाओं के समूह के विशिष्ट चारित्रिक गुणों को समझना। सेकंड पॉइंट है, नौकरशाही के व्यवहार में संस्कृति पार्य और राष्ट्रपार्य के अंतरों के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करना। थर्ड पॉइंट है, किन्हीं विशिष्ट परिवेशीय स्थितियों में किसी विशिष्ट प्रशासन की सफलता या असफलता के कारणों की जांच करना। फोर्थ पॉइंट है, प्रशासनिक सुधारों की रणनीतियों को समझना। ये क्या है? तुलनात्मक लोक प्रशासन के उद्देश्य। सेकंड है बाजार कैंटीन प्रतिमान। समपार्श्वीय समाजों में स्थित आर्थिक उपव्यवस्था को रिक्स ने बाजार कैंटीन की संज्ञा दी है। विवर्तित समाजों में आर्थिक व्यवस्था मांग और वितरण के बाजारी कारकों पर निर्भर करती है जबकि संयोजित समाजों में एरेना कारक जैसे धार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक विचार आर्थिक लेन देन को निर्धारित करते हैं तथा कीमत का प्रश्न आधारित महत्व नहीं रखता। समपार्श्वीय समाजों में बाजार तथा एरेना दोनों घटक एक साथ प्रभावी होते हैं अर्थात आर्थिक के साथ साथ अन्य आर्थिक कारक भी सक्रिय रहते हैं जो इन समाजों की आर्थिक संरचनाओं को प्रभावित करते अतः कीमत की अनिश्चितता बनी रहती है। बाजार कैंटीन प्रतिमान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण। सामान्यतः रिक्स द्वारा बाजार कैंटीन प्रतिमान में समपार्श्वीय समाजों की व्यवस्था के निम्न लक्षण बताए गए हैं। कौन से? फर्स्ट है, आर्थिक साधकों पर नियंत्रण एवं विदेशी प्रभुत्व के कारण एवं एक छोटा व्यापारी वर्ग को लाभ उठाता है किंतु बहुसंख्यक व्यक्तियों का शोषण करता है। सेकंड पॉइंट है, समाज में शक्ति का आधार भूमि, धर्म, परिवार तथा सरकारी पर इत्यादि बनते हैं न कि उद्यमशीलता पर। थर्ड पॉइंट है, धनी तथा निर्धन के बीच की खाई बढ़ती जाती है एवं साथ ही आम आदमी के जीवन पर आर्थिक उन्नति का प्रभाव देरी से पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है, समपार्श्वीय समाजों की अर्थव्यवस्था में बिना पूंजी के अनुपात को बढ़ाए ही बाजारी कारकों को विकसित किया जाता है। प्राय स्थानीय व्यापारी पूंजी नहीं लगाते जबकि विदेशी अथवा प्रवासी अल्पसंख्यक व्यापारी बाजार को नियंत्रित कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, व्यापारिक क्रियाकलाप प्राय विदेशी समूह या विचलित धर्म के समुदाय जिसे रिक्स ने पेरियाह नाम दिया है के हाथों में चले जाते हैं। पेरियाह वह व्यक्ति है जिसे समाज नहीं स्वीकारता है।
6 पॉइंट है, कीमतों की अनिश्चितता के कारण इन समाजों में उपयोगी वस्तुओं या सेवाओं की सामान्य कीमत का निर्धारण नहीं हो पाता, फलस्वरूप अर्थव्यवस्था बनी रहती है तथा साथ ही कालाबाजारी, जमाखोरी तथा मिलावट का प्रोत्साहन मिलता है और एवं महंगाई बढ़ती है। समपार्श्वीय समाजों में अनावश्यक रूप से कर्मकांडों इत्यादि पर घर की बचत आय व्यय की जाती है, ना कि उनका उचित रूप से पूंजी निवेश होता है, अतः उत्पादकता प्रभावित होती है तथा बढ़ नहीं पाती। एट पॉइंट है, समपार्श्वीय समाजों के सरकारी कार्मिकों तथा उनके ग्राहकों के बीच क्रेता विक्रेता के संबंध बन जाते हैं। इन संबंधों में कार्मिक जाति, धर्म, रिश्तेदारी तथा मित्रता की आड़ लेकर भेदभाव करते हैं। क्लेफ्ट्स के सदस्यों को तथा प्रभुत्व संपन्न व्यक्तियों की सेवाएं कम कीमत पर दी जाती है, जबकि गरीब की अधिक कीमत पर दी जाती है। 9 पॉइंट है, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा कई प्रकार के संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 10 पॉइंट है, व्यय अधिक होने तथा करों का नियंत्रण कम होने से कार्मिकों को वेतन भी कम दिया जाता है, साथ ही उच्चतम एवं निम्नतम वेतन में भारी अंतर होता है। 11 पॉइंट है, रिश्वतखोरी तथा भ्रष्टाचार आदि बढ़ता है, क्योंकि फीस, शुल्क, कर आदि में सौदेबाजी होती है, अतः रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार बढ़ता है। बहुत से सरकारी कर्मचारी बिना काम किए वेतन पाते हैं। कर्मचारियों का वेतन काम के आधार पर नहीं बल्कि स्थिति के आधार पर निश्चित होता है। निष्कर्ष रूप से देखें तो समपार्श्वीय समाजों की बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था एक बीमार अर्थव्यवस्था होती है। रिक्स के अनुसार विभिन्न प्रकार के समाजों की विशेषताएं: संलिप्त, आरोपण, विशिष्टतावाद और कार्यात्मक विसरण, प्रिज्मीय, प्राप्ति, चयनात्मक, कर्ता, बहुकार्यात्मक, विवर्तित, उपलब्धि, सार्वभौमिकता, कार्यात्मक विशिष्टीकरण। ये क्या है? समाजों की विशेषता किसके आधार पर? रिक्स के अनुसार। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।